अब हम कंडक्टर एक्स के अंदर जो स्ट्रैंड ए है इसके लिए फ्लक्स लिंकेज का रिलेशन निकालेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि जो कंडक्टर एक्स है उसका करंट इनसाइड द पेज फ्लो कर रहा है और कंडक्टर वाई के लिए जो करंट है वो आउटसाइड द पेज फ्लो कर रहा है। सो इसके लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो इनसाइड द पेज है, तो इसके लिए क्रॉस लगा रहे हैं हम। और जो वाई के लिए करंट है ये आउटसाइड द पेज है। तो फ्लक्स लिंकेज निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है लेमडा आई पी, यानी हम कंडक्टर आई के अंदर फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। यहाँ पे पॉइंट पी हमारे पास जो है दूसरे कंडक्टर्स होंगे वो जिस लोकेशन पे हैं। सो 2 × 10⁻⁻⁷। सो मैं इस पी को यहाँ पे अब हटा रहा हूँ क्योंकि हमने जो लास्ट जहाँ पे ये रिलेशन डिराइव किया था उसमें हमने देखा था कि हमने पी को इन्फिनिटी एज्यूम कर लिया था। सो 2 × 10⁻⁷ जिस कंडक्टर के अंदर आप के लिए आप फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हो उस कंडक्टर का करंट नेचुरल लॉग 1 डिवाइडेड बाय इट्स जी एम आर हम देख चुके हैं कि हमारे पास उस कंडक्टर का रेडियस इंटू e⁻⁻⁴ था, प्लस समेशन ऑफ अदर करंट्स यानी जो कि बाकी कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसकी समेशन। लेट्स सपोज के जो बाकी कंडक्टर्स हैं उनको हम जे से रिलेट करते हैं और जे हमारा है 1 से n तक, और कंडक्टर आई का और जो जे कंडक्टर का डिस्टेंस है उसका नेचुरल लॉग यहाँ पे आएगा। और इस रिलेशन के अंदर हमने ये भी ध्यान रखना है कि आई और जे सेम नहीं हो सकती, यानी अगर आप आई कंडक्टर के लिए फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हो तो उससे रिलेटेड जो करंट और डिस्टेंस है वो पहली टर्म में आ जाएगा, लिहाजा सेकंड टर्म के लिए आप आई को मेंशन नहीं करोगे। सो अब हमारे पास जो एक्स कंडक्टर है इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास टोटल एन स्ट्रैंड्स हैं और जो हमारा वाई कंडक्टर है उसके अंदर हमारे पास एम स्ट्रैंड्स हैं। और अब हम इसी रिलेशन को यूज़ करके इस जो स्ट्रैंड ए है उसका फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे। तो स्ट्रैंड ए का फ्लक्स लिंकेज हमारे पास कैसे आएगा कि ये 2 × 10⁻⁷ इसी तरह आ जाएगा। और अब हमने जो ये पहली टर्म लिखी हुई है इसके अंदर हमने वो सारे करंट्स लिखने हैं जो कंडक्टर एक्स के अंदर हैं, क्योंकि बेसिकली कंडक्टर एक्स के अंदर हर स्ट्रैंड के अंदर करंट एक ही जैसा फ्लो कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए हम यहाँ पे सारे वो वाले करंट्स लिखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रैंड ए के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास हर स्ट्रैंड के अंदर करंट सेम फ्लो कर रहा है, यानी ए के अंदर जो स्ट्रैंड करंट फ्लो कर रहा है वो आई डिवाइडेड बाय एन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई डिवाइड बाय एन नेचुरल लॉग ऑफ ए का जो जी एम आर है, प्लस यहाँ पे जो स्ट्रैंड बी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रैंड बी के अंदर करंट भी हमारे पास आई डिवाइडेड बाय एन फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल लॉग जो ए और बी का डिस्टेंस है। तो लेट्स सपोज ए और बी के डिस्टेंस को हम कह देते हैं डी ए बी। इसी तरह कंडक्टर एक्स के अंदर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा और जो रिलेशन हम लिख रहे होंगे उनको हम आखिर में जो लास्ट कंडक्टर होगा डी ए एन उसके साथ इस तरह लिख लेंगे। अब इसी तरह जो ये वाली टर्म है इसके अंदर हम वो सारे करंट्स लिखेंगे जो कि दूसरे कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, यानी वाई के अंदर, और उनका स्ट्रैंड एक से डिस्टेंस जो बनता है। सो इस लिहाज से हम देखते हैं कि अब 2 × 10⁻⁷ कॉमन है अगर दोनों एक्सप्रेशंस के लिए, तो अब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ना जे जो कि वाई के अंदर है, हम देख चुके हैं कि दोनों, क्योंकि सपोज करें अगर सिंगल फेज सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जितना एक्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उतना ही वाई के अंदर फ्लो कर रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। अगर हमारे पास एक्स कंडक्टर के लोड की तरफ करंट लेके जा रहा है तो वाई उस करंट को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो इस लिहाज से हम जो है आई जे हमारे, यानी हमारे पास वाई कंडक्टर के अंदर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं उनका जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी, इसलिए हम यहाँ पे
माइनस साइन यूज़ करेंगे। और माइनस साइन के बाद अब हमने देखा कि हर स्ट्रैंड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वाई कंडक्टर के अंदर वो आई डिवाइडेड बाय एम है। सो इसका मतलब है कि जो पहला स्ट्रैंड है, यानी अब हम देखेंगे ए और ए डैश के दरमियान जो फ्लक्स लिंकेज है उसको हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमने करंट यूज़ कर लेना है ए डैश का, जो कि हमारे इस केस में आई बाय एम है। और जो नेचुरल लॉग आएगा वो हमारे पास आएगा 1/d ए डैश, जो कि ए कंडक्टर एक्स का स्ट्रैंड है और ए डैश हमारे पास कंडक्टर वाई का स्ट्रैंड है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट कंडक्टर बी डैश है उसका करंट नेचुरल लॉग 1/d ए बी डैश, और जो लास्ट कंडक्टर होगा इसके अंदर वो होगा एम, तो उसका करंट 1/d ए एम। सो अब हम इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही हैं। तो इसमें देखें कि इसमें सारे आई बाई एन आ रहे हैं और इसमें सारे आई बाई एम आ रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 × 10⁻⁷ पहली एक्सप्रेशन के अंदर आई बाई एन कॉमन आ गया, और नेचुरल लॉग 1/r ए डैश प्लस नेचुरल लॉग 1/d ए बी अप टू नेचुरल लॉग 1/d ए एन। और दूसरी एक्सप्रेशन में हमारे पास आई बाई एम कॉमन आ रहा है, सो नेचुरल लॉग 1/d ए डैश प्लस नेचुरल लॉग 1/d ए बी डैश प्लस अप टू नेचुरल लॉग 1/d ए एम। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो हर नेचुरल लॉग के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पे आ रहा होगा तो उसको हम नेचुरल लॉग के बाद जो फंक्शन लिखा होगा उसकी पावर ले सकते हैं -1। तो जब आप इस फंक्शन की पावर -1 लेंगे तो ये डी ए डैश न्यूमिरेटर में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो अब हमारे पास जो एट दी एंड मज़ीद कॉमन निकल सकते हैं, उसमें से दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷ आई प्लस अब जो चेंजेस हमने अभी क्या किए, हमने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था, तो जो हमारे पास अब रिजल्ट होगा 1/n इंटू नेचुरल लॉग 1/r ए डैश। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ए को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस एक्स कंडक्टर के अंदर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं सबका रेडियस सेम है, तो इसलिए हम आर ए डैश की बजाय आर भी लिख सकते हैं। सो आर डैश प्लस नेचुरल लॉग 1/d ए बी अप टू जो कंडक्टर एक्स के अंदर लास्ट स्ट्रैंड है नेचुरल लॉग ऑफ 1/d ए एन। और यहाँ से माइनस अगर हम इंटरनल एजेंट्स, जैसे मैंने बताया कि ये न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा +1/, इंटू ये टर्म्स आगे सारी हमारे पास आ जाएंगी। सो अब हम क्या करते हैं कि हम लेट्स सपोज अगर हम 1/n इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1/m इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/n जब नेचुरल लॉग के साथ लिखा जाएगा तो इसको हम इस होल की एज अ पावर भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एट द एंड रिजल्ट बन जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 2 × 10⁻⁷ आई और नेचुरल लॉग 1/r ए डैश और इस सारे की पावर 1/n। इसी तरह हम ले सकते हैं नेचुरल लॉग 1/d ए बी और 1/n जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको हम यहाँ पे इसकी पावर बना लेंगे। सो लास्ट एक्सप्रेशन जो इसमें आएगी वो होगी नेचुरल लॉग ऑफ डी ए एन और इस होल पावर 1/n। इसी तरह 1/m जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरह से बन जाएगी प्लस 1 ओवर सॉरी प्लस एक्स्ट्रा
नेचुरल लॉग डी ए डैश होल पावर 1/m प्लस नेचुरल लॉग डी ए बी डैश पावर 1/m, और लास्ट जो टर्म आएगी इस एक्सप्रेशन के अंदर वो होगी नेचुरल लॉग डी ए एम पावर 1/m। अब ये सारी टर्म्स और ये सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। सो अब हम इनको एक नेचुरल लॉग के अंदर लिख सकते हैं, और एक नेचुरल लॉग के अंदर लिखने का मतलब ये होगा कि ये फंक्शंस और ये वाले फंक्शंस आपस में, या पहले हम लेट्स सपोज इस तरह कर लेते हैं कि हम पहले ये जो नेचुरल लॉग्स लिखे हुए हैं इनको एक एक्सप्रेशन में कर लेते हैं। सब की पावर 1/n आ रही है तो हम इनको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ I इंटू नेचुरल लॉग 1/r a डैश इंटू डी ए बी इंटू अप टू डी ए एन, और होल पावर इसकी हम लिख सकते हैं 1/n। जबकि ये दूसरे नेचुरल लॉग n को हम इसी तरह लिख सकते हैं डी ए डैश डी ए बी डैश अप टू डी ए एम होल पावर 1/m। और अगर हम इन दोनों नेचुरल लॉग्स को इकट्ठा करें तो ये चीज़ कुछ इस तरह से बन जाएगी 2 × 10⁻⁷ I इंटू नेचुरल लॉग, ये न्यूमरेटर में टर्म आएगी डी ए डैश डी ए बी डैश अप टू डी ए एम 1/m, और इसके अलावा यहाँ डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग 1/, सॉरी नेचुरल लॉग नहीं आएगा क्योंकि अब हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो सिर्फ जो एक्सप्रेशन ये फंक्शन होगा ये आ जाएगा डी ए बी अप टू डी एन रेज़ टू पावर 1/n। सो इसको मज़ीद हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम ये 1/m का मतलब है कि ये जो हमारे पास सारे डिस्टेंसेस हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके उसका mth रूट कैलकुलेट कर रहे हो, और 1/n का यहाँ पे ये मतलब है कि आप इन सारों को मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट कैलकुलेट कर रहे हो। तो जिस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट को हम पावर में लिखते हैं 1/2 यहाँ पे, और एक्चुअल में ये इक्विवेलेंट होता है इस चीज़ के, यानी ये जो 2 है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा तो हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज बन जाएगा 2 × 10⁻⁷ I नेचुरल लॉग डी ए डैश डी ए बी डैश अप टू डी ए एम, और जो ये 1/m है ये यहाँ पे आप स्मॉल m की फॉर्म इस तरह लिख सकते हो, और इसी तरह जो आर ए डैश डी ए बी अप टू डी ए एन, और ये जो n लिखा हो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडक्टेंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम क्योंकि स्ट्रैंड ए के लिए सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम स्ट्रैंड ए के फ्लक्स लिंकेज को उसके करंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लक्स लिंकेज को I/n से डिवाइड किया। तो इससे कबल हम देख चुके हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन फ्लक्स लिंकेज की निकली थी वो इस n के अलावा 2 × 10⁻⁷ और आगे ये सारी एक्सप्रेशन आ रही थी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये चीज़ परफॉर्म करेंगे तो इस लेमडा ए के अंदर आई आ रहा था, वो आई और ये आई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो n डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो अगर आपने nth कंडक्टर कोई भी कंडक्टर उसका फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो उसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे कि यही चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैंड्स हैं इसके अंदर, तो एक स्ट्रैंड का जो एवरेज इंडक्टेंस होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आप सारे स्ट्रैंड्स की इंडक्टेंसेस को ऐड करें और जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या कंडक्टर उस एक कंडक्टर के अंदर हैं उनसे आप क्या कर दें आएगी। तो जब इंडक्टर्स हमारे पास पैरेलल में आती है, यानी हमारे पास ये अब कुछ कम्बिनेशन इस तरह अगर हम इन सारे कंडक्टर्स को रिप्लेस कर लें तो ये सारी इंडक्टेंसेस हमारे पास आ रही हैं पैरेलल में। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडक्टर्स की इंडक्टेंसेस पैरेलल में आती हैं तो पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास आप इस तरह लिख सकते हैं 1/LB अप टू, और ये सपोज करें हम LX की जो कंडक्टेंस है वो निकालना चाह रहे हैं,
तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन एट द एंड बनेगी, यानी हमारे पास हम एल एक्स ओवरऑल टोटल इंडक्टेंस अगर निकालना चाह रहे हैं तो एल एक्स की जो टोटल इंडक्टेंस बनेगी वो पैरेलल कम्बिनेशन के मुताबिक, सॉरी ये इधर 1/Lx आएगा, तो एल एक्स हमारे पास आ जाएगा इन सारों की एडिशन डिवाइडेड बाय एन। सो अभी हम यानी हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगी। सो जब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर अभी जो हमने एल ए एल बी एल सी जो अभी हमने एक्सप्रेशन निकाली हैं ये वाली, जब हम ये सारी पुट करेंगे तो क्योंकि हम देख चुके हैं कि आप कोई भी कंडक्टर ले लोगे तो सबकी इंडक्टेंस एक जैसी आएगी, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम सारी ऐड करेंगे और एल एवरेज क्या कहते हैं जो आपके पास है उसके अंदर भी एक एन आ रहा है ये, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो एन स्केयर बन जाएगा, यानी एल एवरेज के डिनोमिनेटर में एक एन है और ये जो एन है ये एन स्केयर बन गया। जब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि जीएमडी का मतलब ये था कि आप अगर कंडक्टर एक्स ले रहे हैं तो इसके अंदर किसी भी स्ट्रैंड का बाकी स्ट्रैंड्स दूसरे कंडक्टर के स्ट्रैंड से जो डिस्टेंस बनता है, यानी ए का बी डैश से ए डैश, ए सी डैश, ए एम डैश। और अब क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, इसका मतलब है इसमें आप सारों के सारे जो होंगे ना स्ट्रैंड्स उनका डिस्टेंस देखें, यानी इसमें एक टर्म जो आपका ए के लिहाज से आ रही होगी, यानी ए डैश, ए बी डैश, ए सी डैश, ए एम, और मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी ए डैश, बी बी डैश, बी डी। तो आपके पास जो जीएमडी के अंदर डिस्टेंसेस आएंगे, एक्स कंडक्टर के अंदर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं और उनका डिस्टेंस वाई कंडक्टर के स्ट्रैंड से, और वो सारे आप क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे डी एस है जो कि जी एम आर को शो करता है, इसका मतलब ये होगा कि कंडक्टर एस के अंदर जो अपने स्ट्रैंड्स हैं, यानी ए का बी से डिस्टेंस, ए का सी से डिस्टेंस, ए का डी से डिस्टेंस, ए का एन से डिस्टेंस, और इसी तरह बी सी का, बी डी का, बी एन का, और ये सारे आप जो है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसमें अब एक और चीज़ जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास हमने फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला निकाला था और उसमें जो रूट आ रहा था यहाँ पे एम था, यहाँ पे एन था, लेकिन अब ये जो एन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एन स्क्वायर, ये एक एन इस इंडक्टर्स वाले एन से कैंसिल होगा और दूसरा एम जो है उसको हम रूट में लेंगे तो यहाँ पे एम एन बन जाएगा और यहाँ पे एन स्क्वायर बन जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि 2 × 10⁻⁻7 जो कांस्टेंट पहले से चलता आ रहा है वही है, और जीएमडी का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर के अंदर स्ट्रैंड्स हैं या सब कंडक्टर्स हैं, तो जिस कंडक्टर की आप इंडक्टेंस निकाल रहे हो उस कंडक्टर के स्ट्रैंड, सारे स्ट्रैंड्स का दूसरे कंडक्टर के स्ट्रैंड से जो डिस्टेंस बनता है उनको आपने मल्टीप्लाई करके और उनका एम एन रूट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एम का मतलब है जो कंडक्टर वाई है उसके अंदर नंबर ऑफ सब कंडक्टर या स्ट्रैंड, और एन का मतलब है कि कंडक्टर एक्स के अंदर जो स्ट्रैंड या सब कंडक्टर मौजूद हैं। इसी तरह डी एस का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जिस कंडक्टर की आप इंडक्टेंस निकाले उसके अंदर जो सब कंडक्टर या जो स्ट्रैंड्स मौजूद हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है उन सारों को आपने मल्टीप्लाई करके उनका एन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो इस स्लाइड में यही चीज़ें अभी बताई नहीं है। सो अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमें एक कंडक्टर दिया गया है जिसके अंदर 7 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, तो हमें अगर इसका डी एस निकालना है तो क्या तरीका होगा। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं कि डी एस का या ज्योमेट्रिक मीन रेडियस का मतलब ये होगा कि इस कंडक्टर के अंदर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं उनका दूसरे स्ट्रैंड से कितना डिस्टेंस बनता है। सो अब अगर हम इस पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है डी एस का वो हमने ये देखा है कि हमने एन स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है। अब यहाँ पे मैं जो लेबल्स हैं वो चेंज करूँगा, तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास क्योंकि 7 स्ट्रैंड्स हैं तो हम 7 ब्रैकेट्स पहले इस तरह बना लेते हैं, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसी तरह अप टू 7,
पहली ब्रैकेट के अंदर हम 1 का बाकी स्ट्रैंड से डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहली ब्रैकेट में 1 का 1 से डिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम कहते हैं R1 डैश, दूसरा D12, D13, D14, D15, D16, D17। सो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। फिर अब हम दूसरे कंडक्टर पे आते हैं। तो पहले D21 और D22 का मतलब है R2 डैश। अप टू इसी तरह करके सपोज करें जो है D23 अप टू D27, और इसी तरह हमने D3 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी, D4 अप टू D7। सो अब हम ये सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो होगा इस ओवरऑल कंडक्टर का GMR आ जाएगा। सो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये आउटर लेयर है इसके जितने भी सारे कंडक्टर्स का तकरीबन एक ही जैसे यानी टर्म्स आ रही होंगी, यानी ये सारी एक्सप्रेशंस एक जैसी हैं। लेकिन जो सेंटर में स्ट्रैंड है जिसको हमने 7 स्ट्रैंड कहा है, इसका बाकी से डिस्टेंस डिफरेंट आ रहा होगा। तो पहले हम सिर्फ ए का देख लेते हैं कि ए का किस तरह आएगा। तो अभी हम ए का जो पहली ये टर्म आएगी, ये R1 डैश है, वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी टर्म हमारे पास आती है D12। तो D12 का मतलब है जो स्ट्रैंड 1 है और 2 के दरमियान डिस्टेंस। तो ये क्योंकि सेंटर टू सेंटर होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास R प्लस R आएगा। सो D12 हमारे पास आ जाएगा R स्केयर, जबकि जो यहाँ पे है R1 डैश, इसको हम लिख सकते हैं R1 डैश को हम लिख सकते हैं R इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1/4। D12 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी R स्केयर। इसी तरह D16 जो है वो भी हमारे पास R स्केयर बनता है, ये भी R स्केयर आ जाएगा। और यानी ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास R स्केयर है। जबकि अगर हम 1 और 4 का डिस्टेंस निकालें तो ये देखें, ये डायरेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से 2R, 3R और 4R। तो हमारे पास जो D14 बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 4R। इसके बाद अब हम अगर D17 देखें तो ये भी हमारे पास 2R बनता है। तो सॉरी, ये 2R था, मैंने स्केयर में लिख दिया 2R, और ये भी 2R। सो अब हमारे पास जो डिस्टेंस रह गया वो हमने D15 और D13 निकालना है। तो D15 और D13 हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें हम ये जो ट्रायंगल है इसको अज्यूम करते हैं, और इस ट्रायंगल में हमने ये डिस्टेंस निकालना है जो 1 का और 2 के इस पॉइंट तक आ रहा है। तो हमें पता है कि जो 1 और 2 के दरमियान ये डिस्टेंस है, इसको हमने कहा है 2R, और जो ये डिस्टेंस है R। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास 2R स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज अननोन को मैं यहाँ पे x कह देता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो दोनों साइड पे अगर हम सॉरी, ये अगर आप स्क्वायर रूट लेने फिर यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। अब अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ से R दूसरी साइड पे लेके आए तो ये 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 3R स्क्वायर यहाँ बनेगा, और अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 3R हमारे पास x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके यहाँ इस पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है वो अंडर रूट 3R बनता है, जबकि इतना ही फासला इस साइड पे। तो इसका मतलब है 1 से 3 का जो फासला होगा, यानी D13 जो हमारा होगा वो हमारा होगा 2 इंटू अंडर रूट 3R। इसी तरह अगर हमने 1 और 5 का निकालना है तो वो भी इसी तरह से बनेगा। तो 1 और 5 का डिस्टेंस भी हमारे पास बनेगा 2 अंडर रूट 3R। सो अब हम जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो कंडक्टर 1 के बनेगा ds की कंट्रीब्यूशन होगी वो कुछ इस तरह से आएगी, और हम देख सकते हैं कि जो आउटर लेयर के कंडक्टर्स उन सारों की कंट्रीब्यूशन ऐसी आएगी, यानी उन सारों की वैल्यूज़ कुछ ऐसी आएंगी।
तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 से 6 के जो कंडक्टर्स हैं वो सारे उनकी एक्सप्रेशन ऐसी आएगी। लेकिन जो कंडक्टर 7 है जो कि सेंटर में मौजूद है, अब इसका बाकी सब कंडक्टर से डिस्टेंस हमारे पास 2r बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एक्सप्रेशन होगी ये एक 6 टाइम्स 2r आएगा और वंस r डैश आएगा, यानी r इंटू ई रेस्ट पावर -1/4। सो अब हम इन सारी एक्सप्रेशन को जब इकट्ठा करके मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ds में सारे के मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट के बाहर हमने रखना था, क्योंकि आप ds कैलकुलेट कर रहे थे और ds के अंदर हमारा जो रूट था हमने लेना था वो n/2 या n/2 रूट लेना था। तो अब जो हमारे पास n है यहाँ पे 7 है, यानी 7 स्ट्रैंड्स है, तो यहाँ पे हमारे पास 49 आ जाएगा। और जब हम इस 49 को हर एक्सप्रेशन के साथ अलग करके 1/49 लिखेंगे तो r के साथ ये जो 49 आ रहा है ये उस 49 के साथ कैंसिल होगा, तो r हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स जो आ रही हैं इनका आप यहाँ पे 49th रूट यूजिंग कैलकुलेटर ले सकते हैं। तो हमारे पास जो एट द एंड कंडक्टर का ds आ रहा है 2.1767 r आ रहा है। तो अब अगर हमें उस कंडक्टर के अंदर एक स्ट्रैंड का रेडियस पता हो तो हम ds की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कंपोजिट कंडक्टर है और उस कंपोजिट कंडक्टर के अंदर हमने देख लिया अगर एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर है तो उसके जो फ्लक्स लिंकेज होगा कैसे आएगा। तो हमने देखा कि उसके अंदर दो मेन जो कैलकुलेशंस हैं, एक जीएमडी की आ रही है और एक आ रही है जीएमआर की। तो जीएमआर की कैलकुलेशन हमने एक एग्जांपल के थ्रू देख ली कि उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक कंडक्टर के अंदर जो मौजूद स्ट्रैंड है उसके बाकी स्ट्रैंड्स के साथ निकाल लेंगे। इसी तरह हम हर स्ट्रैंड की ये कैलकुलेशन करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका जितने भी स्ट्रैंड मौजूद थे उतना रूट लेंगे। यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर के अंदर 7 स्ट्रैंड्स हैं तो n² यानी 49th स्ट्रैंड उनका आ जाएगा। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि आप अगर कंडक्टर्स को बंडल करते हो, यानी एक कंडक्टर के अंदर मज़ीद बहुत सारे सब कंडक्टर्स मौजूद हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा। जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है वो होता है कि हमारे पास जो लाइन की रिएक्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लाइन की रिएक्टेंस इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि जो सारे कंडक्टर बंडल और स्ट्रैंड में पहले फर्क ये है कि स्ट्रैंड के अंदर वो जो सब कंडक्टर्स हैं वो आपस में बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड है, जबकि बंडल के अंदर वो एक खास डिस्टेंस पे रखे गए होंगे। और जब आप सपोज करें बंडल कंडक्टर बना रहे हैं, सपोज करें कि जी ये इस तरह एक फासला है, या आप अगर एक्चुअल उनका आइडिया लेना चाहते हैं, सपोज करें कि एक कंडक्टर के आगे 4 सब कंडक्टर हैं, तो यहाँ से हर एक या आपने एक सेपरेशन सी स्पेसर रखे हुए हैं, तो ये हर कंडक्टर सेम फेज का करंट कैरी कर रहा है। सो अब ये बेसिकली आपस में पैरेलल आ गए। तो पैरेलल आने का मतलब ये है कि इनकी जो रिएक्टेंस है या जो इंडक्टेंस है वो भी पैरेलल आ गई। तो हम देख चुके हैं कि अगर आप इंडक्टर्स को पैरेलल लगाते हो तो ओवरऑल जो इंडक्टेंस है उसका आंसर कम आता है। तो कम आने का मतलब ये है कि इस फेज के अंदर जो लाइन रिएक्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा बंडलिंग से हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका सरफेस पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी कम हो जाता है, जिससे कोरोना लॉस कम होता है। ये पॉइंट हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब बंडल कंडक्टर्स के लिए हम पहले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हम स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एक फेज के कंडक्टर को मजीद 2 कंडक्टर्स में, 3 में, 4 में आगे डिवाइड कर सकते हैं। सो अब अगर आपके पास एक बंडल्ड कंडक्टर है तो उसका जो आपने निकालनी है, फॉर एग्जांपल जीएमआर, तो उसके यहाँ पे जेनेरिक फार्मूले दिए हैं। ये फार्मूले बिल्कुल उसी तरीके से डिराइव किए गए जैसे हमने पहले डेरिवेशन की है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बंडल कंडक्टर में ये हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, d है। तो इसका मतलब है कि अगर आप
एक का कैलकुलेट कर लें डीएस, यानी एक का डीएस कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आपके पास इसका आर डैश इनटू दिस डिस्टेंस, इसी तरह इसका आर डैश इनटू दिस डिस्टेंस हमारे पास, यानी अगर हम इस कंडक्टर के लिए डीएस निकालना चाह रहे हैं टोटल, तो हमारे पास क्योंकि दो कंडक्टर्स हैं तो इसका मतलब है दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो पहले कंडक्टर का जो आर है, आर डैश यानी उसका जी एम आर, मल्टीप्लाई इसका दूसरे कंडक्टर से डिस्टेंस जो कि डी बनता है। और यहाँ पे इसी तरह दूसरी एक्सप्रेशन इस कंडक्टर के लिए होगी, तो इसका आर डैश इंटू डी, और इनका एन, दो कंडक्टर्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो रूट आ जाएगा वो होगा डी एस एन स्केयर, सॉरी, जो रूट होगा वो एन स्केयर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि अब यहाँ पे क्योंकि मैं हॉलो कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर्स ले रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर स्ट्रैंड्स मौजूद नहीं है, इसलिए आर डैश आर। लेकिन अगर इसके अंदर स्ट्रैंड्स मौजूद होते तो इसका मतलब ये जो आर डैश है ये बेसिकली आर डैश इनटू वो सारे स्ट्रैंड्स का एक दूसरे से डिस्टेंस, और ये सारी चीज़ आप कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई। तो ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये डी स्केयर आप अगर साइड पे कर लो तो हमारे पास जो एट द एंड फार्मूला बचता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। यानी डी एस का मतलब है कि अगर एक कंडक्टर के अंदर मल्टीपल स्ट्रैंड्स हैं तो उन सारों का आप डी एस कैलकुलेट करो, जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में किया, और उसको मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों जो बिगर कंडक्टर्स है, जो मेजर कंडक्टर है, उन दोनों के डिस्टेंस से। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो देखें उसी तरह से डिराइव की गई है जो अभी हमने यहाँ पे की है। यहाँ पे हमारे पास जो आर डैश है वो दोनों के अगर हम इसको डी एस बी कह लें तो ये दोनों का डी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों कंडक्टर्स के, और ये डी दोनों के डिस्टेंस को, तो दोनों का स्केयर हुआ। और यहाँ पे हमारे पास टोटल कंडक्टर 2 थे तो ये 4 स्केयर। अच्छा, अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर मजीद स्ट्रैंड्स मौजूद है ना, तो उनका जो रूट आएगा वो इसके अंदर कवर हो जाएगा, ये जो आप डी एस कैलकुलेट करें। इसी तरह अगर हमारे पास 3 सब कंडक्टर्स है, ठीक है, तो 3 सब कंडक्टर्स में वही टर्म आएगी, तो इसमें देखें कि सबका डी एस आ रहा होगा। और अगर हम इस कंडक्टर के लिए देखें तो इसका इससे डी डिस्टेंस बनता है और इससे भी डी डिस्टेंस बनता है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी वो एक के लिए 2 डी की, यानी एक डी एस एक कंडक्टर का अपना और 2 डी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और क्योंकि तीनों का सेम आएगा तो इसका मतलब है क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 3 का स्केयर आना है, तो हमारे पास जो एंड एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। जब हमारे पास एक बंडल कंडक्टर के अंदर 4 सब कंडक्टर मौजूद होंगे, तो अगर हम एक कंडक्टर का देखें तो एक इसका डी एस मल्टीप्लाई और होगा, मल्टीप्लाई इस कंडक्टर से डिस्टेंस डी, मल्टीप्लाई इस कंडक्टर से डिस्टेंस डी, मल्टीप्लाई इस कंडक्टर से डिस्टेंस। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्टेंस निकाला था, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास ये डिस्टेंस बनेगा ये डी स्केयर प्लस डी स्केयर का अंडर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट 2 डी आ जाएगा। तो अब जब हम एक कंडक्टर का निकाल रहे हैं तो ये देखें कि हमारे पास डी एस इंटू डी इंटू डी इंटू डी, और ये इंटू टू अंडर रूट 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अंडर रूट 2 किस वजह से आ रहा है, जो हम यहाँ पे ये क्रॉस करके डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो बंडल कंडक्टर के लिए अगर इनके आपको फार्मूले नहीं भी याद हो रहे तो हम जेनेरिक फार्मूला जो भी हमने देखा था जिसमें 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग जी एम डी ओवर जी एम आर था, उसका ही यूज़ करें। लेकिन आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर बंडल कंडक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो जो सब कंडक्टर्स हैं वो स्ट्रैंडेड भी हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पे डी एस की टर्म यूज़ कर रहे हो ये वाली, इस डी एस को आप पहले एवेलुएट अलग से करोगे। यानी जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि एक कंडक्टर अगर स्ट्रैंडेड है तो उसका डी एस कैसे निकालेंगे, वो डी एस आप यहाँ पुट करेंगे, और फिर आप जो डिस्टेंस है बाकी कंडक्टर से उस वो डी मल्टीप्लाई करके आप एक कंडक्टर का निकालेंगे। और अगर आपने ओवरऑल, क्योंकि अब ये टोटल निकाला जा रहा है ओवरऑल का, तो इसका मतलब है इस डी एस के अंदर जो स्ट्रैंड्स का आपस में डिस्टेंस होगा वो सारे कवर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट आते हैं। अभी तक हमने जो इंडक्टेंस की कैलकुलेशन में टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा
कि अगर हमारे पास दो सिंगल फेज सॉलिड कंडक्टर्स हैं उनकी इंडक्टेंस कैसे निकाली जाएगी। फिर हमने थ्री फेज के अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कंडक्टर्स के बारे में देखा। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हमारे पास थ्री फेज कंडक्टर हैं और वो स्ट्रैंडेड हैं तो कैसे होंगे। फिर हमने देखा सिंगल फेज कंडक्टर हैं और स्ट्रैंडेड हैं तो उनकी इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी। और फिर अभी हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास बंडल्ड कंडक्टर मौजूद हैं तो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास एक पोल के ऊपर या एक टावर के ऊपर दो सर्किट जा रहे हैं, यानी हमारे पास कोई भी टावर है तो उसके ऊपर हमारे पास दो सर्किट्स जा रहे हैं, यानी ए बी सी फेज इधर भी जा रहा है और ए बी सी फेज इधर भी जा रहा है इस तरह से। तो अब ये दो सर्किट्स के जाने की वजह से अब एक कंडक्टर की इंडक्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास जो दो कंडक्टर्स हम ले रहे हैं A1 B1 C1 और जो दूसरा कंडक्टर है वो टोटली ट्रांसपोज्ड है, यानी C2 B2 A2 का मतलब ये है कि आप इसमें ट्रांसपोजिशन भी अप्लाई कर रहे हो। सो अब इनका अगर हमने क्योंकि मेन एक्सप्रेशन वही रहनी है 2 × 10⁻⁴ नेचुरल लॉग GMD और GMR। तो अब हम देखेंगे कि हमने GMD और GMR कैसे निकालना है। GMR का तो वही तरीका रहेगा कि आपने क्या करना है कि एक कंडक्टर के जैसे हमारे पास इस साइड पे A फेज है और इस साइड पे A फेज यहाँ पे है, तो ये इन दोनों के जो डिस्टेंसेस होंगे यानी इनके स्ट्रैंड्स के आपस में डिस्टेंसेस प्लस इससे डिस्टेंसेस, यानी सपोज करें अगर A1 के अंदर 7 स्ट्रैंड्स हैं तो उन सातों स्ट्रैंड्स का आपस में डिस्टेंसेस और उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनका रूट कैलकुलेट करना और उनका इसके साथ भी डिस्टेंस, वो सारा हमारे पास GMR के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडक्टर सेम फेज कैरी कर रहे हैं। इसी तरह B और C के लिए। लेकिन जो GMD आएगा उसमें एक अलग होगा, A1 का C2 के साथ जो डिस्टेंस और रूट कैलकुलेट हो रहा होगा, A1 का B1 से, A1 का B2 से, A1 का C1 से। सो यहाँ पे यही चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट GMD है किसी एक कंडक्टर का, ठीक है, पर फेज क्योंकि बात हो रही तो किसी एक कंडक्टर का कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये देखें। कि सबसे पहले हमने A1 का इस एक्सप्रेशन में सारे A1 का निकाला जा रहा है, तो A1 का B1 से डिस्टेंस, A1 का C1 से डिस्टेंस, A1 का B2 से डिस्टेंस और A1 का C2, तो चार टर्म्स हमारे पास पहले आ गई हैं। इसी तरह हमारे पास टोटल क्योंकि 6 कंडक्टर हैं तो हमारे पास 6 टर्म्स आ गई। और इसमें जो रूट हमारे पास आ रहा है ये 4×6 आ रहा है। तो ये रूट किस वजह से 4×6 आ रहा है? बेसिकली जब हम पहली एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रूट बनेगा वो 4 आएगा। इसी तरह हर एक्सप्रेशन का रूट जो है 4 आ रहा है और हमारे पास टोटल जो है ये 6 ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 4 6 टाइम मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ रहा होगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट है इसको हम एक और फॉर्म में अभी अरेंज करके लिख सकते हैं कि ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें हमने सिर्फ ए कंडक्टर्स का जो बाकियों से डिस्टेंस बन रहा है हमने वो लिख लिया, जैसे A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2, इसी तरह करके हमने ये चीज़ डिफाइन कर ली। सो इसका मतलब है ये है कि इसमें एक सब कंडक्टर्स का B सब कंडक्टर से डिस्टेंस है, इसमें A सब कंडक्टर का C से और सो ऑन। सो अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यानी DA1 B1 और DA1 B2 DA2 B1 DA2 B2 और इनका जो फोर्थ रूट बनता था उसको हमने कह लिया कैपिटल DAB। सो ये सारी चीज़ें जब हम वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी वो थोड़ी सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी। सो अब यहाँ पे 6 आने का मतलब ये है कि इंटरनली आपने हर एक का फोर्थ रूट क्या है कैलकुलेट किया हुआ है। सो इसमें मज़ीद हम ये देख सकते हैं कि A B का फासला और BA का फासला ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम होंगे। तो जब हम उन चीज़ों को पुट करेंगे तो यहाँ पे हर एक के साथ स्केयर आएगा। ये स्केयर जब आप 6 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डबल सर्किट का जो हमारा GMD होगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डबल सर्किट है तो उसका GMR हम कैसे निकालेंगे। तो उसके GMR निकालने का मतलब ये है कि हम जो
एक इंडिविजुअल सर कंडक्टर का होगा GMR, उसको हम जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हमारे पास बंडल्ड कंडक्टर है यानी, तो हमारे पास जो DS हर एक फेज का यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। DS अगर हमारे पास सपोज करेंगे हम बंडल कंडक्टर है, तो DS हमारे पास यहाँ पे DS बंडल बन जाएगा, जो हमने पिछली एक्सप्रेशन में सॉरी पिछली स्लाइड्स के अंदर कैलकुलेट किया है, तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो अब अगर हमारे पास हमने, क्योंकि एक कंडक्टर सपोज करें जो फेज के कंडक्टर्स हैं यानी A1 और A2 के लिए निकालना है, तो हम यहाँ पे DA1 A2 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये वाला है। सिमिलरली B के लिए DB1 DB2 और C1 C2 यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब हमने ये चीज़ जब निकाल ली, यानी हमें GMD की एवेलुएशन हमने कर ली, और इसी तरह DS से DSB की एवेलुएशन कर ली, तो हम अब जो एवरेज इंडक्टेंस पर फेज है उसके लिहाज से अगर देखेंगे, तो हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता चलूँ कि एवरेज इंडक्टेंस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने ट्रांसपोज लाइंस अज्यूम की हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके अंदर कोई इम्बैलेंस मौजूद है, यानी ड्यू टू एसिमेट्री, तो वो कैंसिल आउट हो रहा है। सो उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारे पास इंडक्टेंस हर फेज के लिए या हर कंडक्टर के लिए अपीयर हो रही होगी, वो एवरेज करके कैलकुलेट। यहाँ पे ए का मतलब है कि ये इंडक्टेंस A1 के लिए भी है, स्मॉल A1 के लिए भी, और A2 के लिए भी है। सो जब हम जो GMD और DS की वैल्यूज़ दोनों के लिए अलग अलग हमने फाइंड की, वो हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास एट द एंड रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। जो रिजल्ट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं, जिनके अंदर हम 2 × 10⁻⁷ यूज़ कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स हमारे पास हैं हेनरी पर मीटर की फॉर्म में। तो इनको मिली हेनरी पर किलोमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने मिली हेनरी के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसी तरह किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हमारे पास रिजल्ट्स कुछ ऐसे आ जाएंगे। सो ये कुछ लास्ट स्लाइड्स मैंने थोड़ा जल्दी में बताई हैं। अभी नेक्स्ट पोर्शन जो इस लेक्चर का होगा, उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ हमने कैसे की है। सो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे रिपीट करता चलूँ कि हमने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें हमने क्या क्या देखा। हमने जो ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे सिंगल फेज लाइन होती है, 3 फेज लाइन होती है। 3 फेज लाइन के अंदर सिमेट्रिक स्पेसिंग वाली लाइंस हो सकती हैं, एसिमेट्रिक वाली हो सकती हैं, इसके अलावा बंडल्ड कंडक्टर हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक टावर के ऊपर 2 सर्किट्स जा रहे हैं। तो उन सारे केसेस के लिए हमने देखा कि आप इंडक्टेंस कैसे निकालोगे। तो हमने देखा कि हर केस के अंदर फार्मूले में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट हर एक के अंदर सेम रह रहा है, और नेचुरल लॉ के बाद दो टर्म्स आगे आ रही हैं, एक GMDR और एक GMR आ रहा है। तो हमें जो चीज़ अभी याद रखनी है वो ये है कि GMD का मतलब है कि एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर से जो डिस्टेंस बनता है। अब दूसरे कंडक्टर से यहाँ पे मुराद ये है कि अगर एक कंडक्टर, अगर सिंगल फेज कंडक्टर की बात करें, अगर एक कंडक्टर लाइव वायर और दूसरी न्यूट्रल है, तो उन दोनों का आपस में डिस्टेंस। और अगर इसी केस में, यानी सिंगल फेज केस के अंदर ही हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर मल्टीपल कंडक्टर्स या स्ट्रैंड्स मौजूद है, तो हर एक कंडक्टर और स्ट्रैंड का दूसरे कंडक्टर के स्ट्रैंड्स और सब कंडक्टर्स के साथ जो डिस्टेंस बनेगा वो GMD के अंदर आएगा। अगर हमारे पास 3 फेज लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक फेज का दूसरे फेज के से जो डिस्टेंसेस बनते हैं वो सारे आएंगे उसमें। अगर सपोज करें आप A फेज का देख रहे हैं, तो उसमें B और C फेज के साथ जो डिस्टेंस बनता है, इसी तरह B का A और C से, C का A और B से, वो सारे डिस्टेंसेस इसमें आ जाएंगे। जबकि जो GMR होगा, उसका मतलब होगा हर सेम फेज या सेम करंट कैरी करने वाले कंडक्टर्स या सेम एक ही कंडक्टर के अंदर स्ट्रैंड्स हैं, उनका आपस के अंदर जो डिस्टेंस बनता है, उनके जो रूट आप कैलकुलेट करेंगे वो किस में आ जाएंगे, GMR में। GMD के जो रूट होगा वो रूट आप
एम एन होगा, यानी एम एन का मतलब है ये है कि दोनों कंडक्टर्स के अंदर कितने सब कंडक्टर्स मौजूद हैं। और जी एम आर का जो रूट आप लोगे वो होगा एन स्केयर, यानी एक कंडक्टर के अंदर कितने सब कंडक्टर्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी कि हम किस तरह से ये चीज़ें एवेलुएट करें।